गुड इवनिंग, जय हिंद आप सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका फैमिली एजुकेशन टूर में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था यूरोपियों का भारत में आगमन, और जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा था पुर्तगालियों और डचों के बारे में, किस प्रकार से पुर्तगाली भारत में आए, किस प्रकार से इसी प्रतियोगिता के दौर में डच भारत में आए, उपनिवेश बनाए और धीरे धीरे करके एक ऐसे इतिहास का वो निर्माण करने लगे थे जिसकी चर्चा हमने की। और आने वाले 190 सालों तक इसका जो असर जो था, मतलब जब अंग्रेजों का पूरी तरीके से शासन भारत में हो गया तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री की आप लोगों की क्लास चल रही है वर्तमान में। जैसे कि देखा जा रहा है, जो फैमिली एजुकेशन टूर जो है वो आप लोगों के लिए कई सारी चीज़ें लेके आ रहा है बेटा, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे पहले पहले आप लोगों की जो फ्री क्लासेस जो हैं गूगल मीट के माध्यम से, टीच मीट के माध्यम से, और इसके अलावा यूट्यूब की हम बात करें, इन माध्यमों से आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, गाइडेंस आपको प्रॉपर दिया जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन इसमें किया जा रहा है, वीकली टेस्ट आप लोगों का हो रहा है। ठीक है, कुछ टॉपर्स ऐसे रहते हैं जो कि टेस्ट में है ना फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, उनके लिए हमने स्कॉलरशिप का भी है ना प्रोग्राम चला रखा है। ठीक है, अभी तक कम से कम 20 से अधिक बच्चों ने इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाया है। आप भी चाहें तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और इसके माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से टॉपर्स के लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप का मैनेजमेंट कर रखा है। इसके अलावा उन हर एक बुक्स का PDF आप लोगों को मिलता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। सारे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बुक्स जो है, नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो कि GS पेपर 1 से है ना रिलेटेड रहता है, बता ही दिया है आप लोगों को। जिस प्रकार से आप ग्रुप में ऐड होते हैं तो आप लोगों को ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस आप लोगों को दी जाती हैं, स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर और गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अब देखिए बेटा, क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है ना, आप लोगों को अधिक से अधिक हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देना है। ये ध्यान रखना, क्लास में अगर आपको लगे कि बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि नोट्स जो हैं, जो हमारा PDF जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट बना है। लेकिन PDF शॉर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज में भी शॉर्ट होगी। नहीं, नॉलेज जो है वो टोटल है, न केवल एक किताब का। अभी तो कम से कम 5 से 6 किताबों का इसमें सारांश है। सारांश का सीधा सीधा अर्थ आप किसी भी किताब से ले लें, चाहे वो बिपिन चंद्रा हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, SK पांडे हो गया, ठीक है ना, कोई भी किताब ले लीजिए, इन सब का क्या है सारांश इस किताब में, या सॉरी इस PDF में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले आप लोगों के लिए जो इससे पहले की जो क्लास जो थी, ठीक है ना, वो हमारे यूरोपियों का आगमन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा पहले हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, वो भी आपको इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यूरोपियों का भारत में आगमन जो कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप सभी को पता है कि दोबारा से अगर हम थोड़ा सा रिवीजन के रूप में देखें, तो जब अगर हम देखें 1453 के करीब करीब की बात, 1453 के दौरान जब तुर्की के द्वारा हमारे कुस्तुनतनिया, इस्तांबुल जो कि वर्तमान का क्षेत्र है, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया था, और यूरोप और जो एशिया का जो व्यापार जो है वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो इस स्थिति में जो यूरोपियों ने भारत और एशिया के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र की क्या की खोज की, या समुद्र मार्ग की खोज की। समुद्र मार्ग की खोज में आप सभी को पता है कि अफ्रीका का जो मैप जो है वो भी बनाया गया था। ठीक है ना। इसके अलावा उसी समय आप सभी को पता है कि दूरबीन का भी आविष्कार हो गया था, आप सभी को पता है। उसी समय दूरबीन का भी क्या था, आविष्कार हो गया था, कंपास का आविष्कार हो गया था। और मुख्य रूप से कैप ऑफ गुड होप तक क्या था, अफ्रीका का जो मैप जो था वो तैयार कर दिया गया था कि हाँ इधर इधर से जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, अफ्रीका का नीचे सबसे नीचे वाला जो हिस्सा जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब ये सारी की सारी सिस्टम वाइज तरीके से घटनाएं घटी, भौगोलिक खोजें हुई, किसी ने अमेरिका की खोज की, किसी ने इंडोनेशिया की खोज की, ठीक है, कोई भारत पहुंच गया। ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों कि इनके द्वारा क्या की गई, यूरोप में पुनर्जागरण का वो दौर था। ये ध्यान रखना बेटा।
तो यूरोप में जो पुनर्जागरण का जो दौर जो था, जब वो तेजी से बढ़ा, भौगोलिक खोजें हुई, भौगोलिक खोजों के कारण दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। सबसे पहले हमारा धर्म का, ठीक है ना, हमारा ये जो धर्म जो है, रिलीजन्स जो है, कल्चर जो है, अगर बाई चांस मान के चले कि यूरोप का कोई व्यक्ति एशिया में आता है तो अपने धर्म को लेकर आएगा, अपने कल्चर को लेकर आएगा, है ना, संस्कृति पहनावा लेके आएगा, कुछ अलग पहन के आएगा, टोपी पहन के आएगा। आप सभी को पता है कि समुद्र यात्री जो होते हैं वो कैप टाइप में पहनते हैं, है ना। कई सारे समुद्री लुटेरे जो होते हैं एक आंख में पट्टी बांध के आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पहनावा जो था, धर्म जो था, उसका क्या होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना आप सभी को पता है कि व्यापार, ठीक है ना, व्यापार का हुआ। व्यापार का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार इसी समय धीरे धीरे करके पूरे ओवरऑल एशिया में होने लगा। हालांकि ये मत सोचिएगा कि इससे पहले व्यापार नहीं था, व्यापार था। मध्यकालीन की बात करें तो एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, लेकिन किसके रास्ते से, इस अरब सागर से, है ना। इसके अलावा हमारे जो उस समय की जो तुर्की के रास्ते, है ना, भूमि के रास्ते से व्यापार किया जाता था। लेकिन जब इस क्षेत्र को बाधित कर दिया गया, ये क्षेत्र जो था जब पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया था, तो ये क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण मतलब एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला ये की पॉइंट था, ठीक है ना। तो यूरोप के जो लोग जो थे इस तरफ नहीं आने पाए, है ना, आ ही नहीं पाए, क्योंकि बीच में क्या कर दिया गया, है ना, थोड़ा सा गैप डाल दिया गया, या यूरोपियों को एशिया की तरफ न जाने दिया गया। तो यूरोप वालों ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने इस तरफ से जो व्यापार का जो रास्ता जो था वो अपनाने लगा। 1498 के दौरान आप सभी को पता है कि 1498 के दौरान क्या था, हमारे पुर्तगाली भारत आए। उसके पश्चात अगर हम देखें 1602 के करीब करीब की हम बात करें तो 1602 में हमारे जो डच जो कंपनी जो थी वो भी क्या थी, अपना प्रचार प्रसार भारत में करने के लिए आई। अब यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया वो बिल्कुल एक शॉर्ट वे में बनाया गया है, हाँ, पॉइंट वाइज, ठीक है ना। ये पीडीएफ बनाने वालों का, है ना, कर्तव्य है कि ये क्या करते हैं, शॉर्ट वे में पीडीएफ बनाया गया है बस, ठीक है ना, शॉर्ट वे में पीडीएफ बनाया गया है। लेकिन आपको जो नॉलेज दिया जाएगा जो क्लास के माध्यम से, अगर क्लास लंबी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, रेस्ट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतियोगिता का ये जो दौर चल रहा था भारत में, और भारत ही नहीं, अभी तो यूरेशिया की हम बात करें, ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम देखें इंडोनेशिया की हम बात करें, ठीक है ना, जकार्ता की हम बात करें, जावा, सुमात्रा, ठीक है ना, मेडागास्कर की हम बात करें, इन सभी जगहों में जब व्यापार के लिए प्रतियोगिता धीरे धीरे बढ़ने लगी, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अब इसी प्रतियोगिता के दौर में एक और यूरोपीय कंपनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पड़ता है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अंग्रेजों का भी क्या था, डचों के बाद भारत में आगमन हुआ। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, डचों की जो पहली फैक्ट्री जो थी आप सभी को पता है ना, डचों की जो कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी, लेकिन हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। लेकिन इस 1600 में कहाँ पे की गई थी, हमारे ब्रिटेन में की गई थी, उसका किसी भी प्रकार से संबंध भारत के साथ नहीं था उस समय। हालांकि जब वो 1608 के दौरान जब भारत में आए थे तब जाकर उन्होंने क्या किया था, अपना व्यापारिक जो प्रचार प्रसार जो था वो शुरू किया था बेटा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रतियोगिता के दौर में जो हमारे जो अंग्रेज जो थे वो डचों के बाद क्या था, उनका भारत में आगमन हुआ, ठीक है ना। अब ये जो कंपनी जो थी वो मुख्य रूप से किसके नाम से जानी जाने लगी थी, आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इसको जाना जाने था। अब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पड़ा इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें सितंबर 1599 की हम बात करें, लंदन के कुछ व्यापारिक समूहों के कुछ लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक नीति बनाई। मुख्य रूप से लॉर्ड मेयर की हम बात करें, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, लॉर्ड मेयर। अब कुछ लोग होते हैं ना कि चलो व्यापार करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं हम लोग, है ना। इसी प्रकार से जो इस प्रकार की जो विचारधारा जो था वो यूरोपीय कुछ व्यापारियों के दिमाग में आई, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना था, कहीं ना कहीं देख लिया था कि पुर्तगाली जो थे इतना बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, डच जो थे अब इतना बढ़ बढ़ कर, है ना, व्यापार आ रहा है। अब क्या होता है ना, मॉरल थिंकिंग होती है हमारी। बाई चांस मान के चलो कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है
जो कि हर महीने घर आता है और बहुत अच्छा खासा पैसा लेके आता है, सामान लेके आता है अपने बच्चों के लिए, है ना, खिलौने लेके आता है, घर की पूरी राशन लेके आता है। तो पड़ोसी उसको देखता है कि यार ऐसा क्या काम करता है ये जो कि इतना पैसा लेके आता है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा करता होगा। तो उसके बारे में जानकारी लेता है कि ये कहाँ जाता है, क्या काम करता है जो इसको इतना पैसा मिलता है, इसकी पूरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, घर भी खुशहाल है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यूरोपीय कंट्रियाँ जो कि पुर्तगाल, डच, स्पेन, है ना, फ्रांस, है ना, ब्रिटेन, ये आसपास में मिले जुड़े हैं, है ना, ऐसे पड़ोसी की तरह ही हैं यूरोपीय कंट्रियाँ। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन वालों ने जब देखा कि जो पुर्तगाली जो हैं वो जहाज भर भर के मसाले लेके आ रहे हैं, जहाज भर भर के इनके, है ना, कपड़े आ रहे हैं, ठीक है ना, जहाज भर भर के क्या है, मिर्ची आ रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब इन्होंने देखा कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इतना व्यापार कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने सुन भी लिया था कि जो वास्को डी गामा जो था उसने 60% का, है ना, प्रॉफिट अपना किया था, 60% का। अंग्रेज सोचने लगे थे कि 60 छोड़ो से हमें 50 मिल जाए तो उतना ही बेहतर है, कुछ तो हो। तो व्यापारियों का अपना एक दिमाग होता है, जैसे कि हमारे गुजराती व्यापारी होते हैं, इनका बहुत बढ़िया दिमाग रहता है ना। गुजराती हमेशा ही व्यापारी की एक श्रेणी में आते हैं ना। गुजरात को मुख्य रूप से एक व्यापारिक, है ना, क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, हर लोग वहाँ पे आपको व्यापारी मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन में क्या की गई, एक योजना बनाई गई लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, एक दल को क्या किया गया, भारत भेजा गया, इस मतलब पूरे की पूरी चीज को, है ना, देखने के लिए कि हाँ क्या होता है ये। सितंबर 1599 में जब ये जो अध्यक्षता हुई, पूरी की पूरी तरीके से मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि हाँ कुछ लोग जो हैं वो इंडिया जाएंगे और मोनरेट करके आएंगे कि हाँ ऐसा क्या है वहाँ पे। अब भारत में लोग आए, उन्होंने देखा हाँ यार यहाँ पर तो मसाले बहुत ज़्यादा हैं, लोग भी बेवकूफ़ हैं। अब लोग बेवकूफ़ का मतलब हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं। मुख्य रूप से कोई विदेशी हमारे साथ आता है तो हम उसको बड़ा पसंद करने लगते हैं, है ना। जैसे कि हमारे जमोरीन की हम बात करें, जब उसने पहली पहली बार वास्को डी गामा को देखा तो, है ना, फूले नहीं समाया भाई साहब, अपने घर में जगह दी, कहा कि भाई साहब जो तेरे को सामान चाहिए तो ले, जितना % डिस्काउंट चाहिए मैं दूंगा, कोई मना नहीं करेगा। तो ऐसे ही है ना, कोई भी विदेशी आता है, कोई, है ना, दूसरे राज्य का आता है हमारे पास, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। ठीक वैसे ही भोले होते हैं बहुत ज़्यादा भारतीय। अब ये जो कंपनी जो थी या ये ग्रुप जो था वो क्या किया गया, भारत भेजा गया। इसको आगे चलकर 1702 की हम बात करें, ठीक है ना, 1702 की हम बात करें, 1702 में इसको एक नाम दिया गया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ट्रेडिंग भी करती थी। इसका सबसे पहले पहले नाम था मर्चेंट्स एडवेंचर। ये ध्यान रखिएगा, जब ये जो ग्रुप भारत गया था सितंबर 1599 में जब ये भारत गया था तो इसको मुख्य रूप से इस कंपनी का छोटा सा नाम था मर्चेंट्स एडवेंचर बस। लेकिन 1702 में क्या घटना घटी जिसकी वजह से इसका नाम जो था इतना बड़ा हो गया, और लगभग लगभग देखा गया कि 1702 से लेकर और 1833 तक, ठीक है ना, 1833 तक इस कंपनी का यही नाम रहा। बाद में 1833 का जो चार्टर्स एक्ट जो था उसके तहत ये कहा गया कि कंपनी का इतना बड़ा नाम नहीं रहेगा, छोटा सा नाम रखा जाएगा जिसका नाम रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी बस। इसीलिए हम उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई। अभी जब 1599 में जो कंपनी भारत जा रही है उसका नाम क्या है, मर्चेंट्स एडवेंचर। अभी बिल्कुल क्या है, नॉर्मल कंपनी है, बिल्कुल नॉर्मल। अभी जब वापस आती है, भ्रमण करके वापस आती है और अपनी गवर्नमेंट को बताती है कि महारानी जी, है ना, भारत में जाएंगे तो इतना सारा पैसा है, इतना सारा मसाला है, अगर यहाँ आएगा हमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, तो क्यों ना हम एक ट्रेड कर लेते हैं, है ना, एक चार्टर दे दीजिए। चार्टर का सीधा सीधा अर्थ होता है अधिकार पत्र दे दीजिए, एक फरमान दे दीजिए, ठीक है ना। चार्टर कई बार हम लोग देखते हैं ना, चार्टर बेटा, चार्टर का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी विशेष अधिकार, कि किसी एक व्यक्ति को दिया गया अधिकार या किसी एक समूह को दिया गया विशेष अधिकार। इसको हम क्या कहते हैं, फरमान के रूप में रख सकते हैं। हालांकि इसको फरमान तो नहीं कहेंगे क्योंकि फरमान सभी के लिए जारी किया जाता है, ये चार्टर कह सकते हैं हम इसको, अधिकार पत्र भी कह सकते हैं। तो महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम जो थी, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को क्या कर दिया, एक आज्ञा पत्र दे दिया गया, है ना। एक हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पत्र दिया गया कि जिसके तहत ये कहा गया कि केवल ब्रिटेन की
एकमात्र कंपनी जिसका नाम है मर्चेंट्स एडवेंचर, यही पूर्व के साथ क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। मतलब पूर्व के साथ तो व्यापार करने वाले पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, आने वाले फ्रांसीसी भी थे, स्पेनिश भी थे, ठीक है ना। लेकिन लंदन से मात्र एक कंपनी जिसका नाम रहेगा मर्चेंट्स एडवेंचर, यही क्या करेगी, व्यापार करेगी, और कोई कंपनी क्या नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी बेटा, ये ध्यान रखना। कोई भी और कंपनी क्या नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी भारत के साथ, या भारत के अलावा एशिया के साथ। ये क्या किया गया, अधिकार पत्र इसको दिया गया, ये ध्यान रखना। अधिकार पत्र का सीधा सीधा अर्थ यही है कि केवल ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी जिसका नाम है मर्चेंट्स एडवेंचर ही क्या करेगी, व्यापार कर पाएगी, किसके साथ, एशिया के साथ। और उसमें है ना हमारा भारत भी है, इंडोनेशिया भी है, और भी कई सारे देश हैं, ठीक है ना। अब इस कंपनी को धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश किया गया। इसका जो मैंने बताया कि अधिकार, शाही अधिकार जो है इनको कब दिया गया, 1600 में दिया गया, जो कि हमारी एलिजाबेथ जो प्रथम जो थी उनके द्वारा दिया गया। मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना था बेटा, कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन प्राप्ति करना था, एकाधिकार को बनाए रखना था, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर इसने क्या करना शुरू कर दिया, भारत में शासन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको एक अधिकार पत्र दिया गया, चार्टर्स दिया गया महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, ठीक है ना, ये कब दिया गया, 1600 के दौरान दिया गया, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से 15 वर्षों का ये चार्टर दिया गया था, 15 वर्षों का, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ से ये मुख्य रूप से अधिकार पत्र दिया गया था कि हाँ एक फिक्स टाइम के लिए इनको क्या किया गया है, अधिकार दिया गया है कि केवल यही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे भारत के साथ या एशिया के साथ। इसको आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि जैसे किसी भी एक कंपनी को हमने कहा, भारत सरकार ने कहा, ठीक है, कि तुम क्या करोगे, भारत को ये सर्विस दोगे, बाकी और कोई नहीं देगा। सपोज मान के चलिए कि अभी टेलीकॉम कंपनियां कई सारी हैं, आप सभी को पता है भारत में 3 टेलीकॉम कंपनियां अभी मोस्टली है, वैसे 4 हैं लेकिन फिर भी मैं 3 को ही लेके चलता हूँ। जैसे कि हमारी जियो होगी, ठीक है ना, वीआई होगी और एयरटेल होगी, ठीक है ना। अभी जो एयरटेल, तीनों की तीनों कंपनियां, इसमें से बीएसएनएल भी एक वैसे, ठीक है ना। अब इस तीनों कंपनियां अपना अपना कंपटीशन करती हैं, इंडिया में क्या करती हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम कंपनी आई है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि आप लोगों के पास जो सिम जो है वो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी एक की होगी। अब बाई चांस मान के चलिए कि भारत सरकार जो है वो किसी एक कंपनी को कहे, जैसे कि उसने वोडाफोन को कह दिया कि बाकी सारी कंपनियां क्या नहीं करेंगी, भारत को सर्विस नहीं देगी, केवल वीआई कंपनी देगी। वोडाफोन ही एक ऐसी कंपनी है जो, वोडाफोन आइडिया इसका पूरा नाम हो चुका है वैसे। वोडाफोन और आइडिया क्या करेगी, भारत को सर्विस प्रोवाइड करेगी, बाकी जियो भी बंद, एयरटेल भी बंद। चाहे तो जियो और एयरटेल वाले किसके साथ, वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज हो जाए, ठीक है ना। लेकिन वोडाफोन ही क्या करेगी, सर्विस देगी, तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, वोडाफोन की सिम यूज़ करेंगे फिर, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम जो थी, उन्होंने क्या किया, इस प्रकार का क्या किया, एक चार्टर तैयार किया, जिसके तहत कहा गया कि केवल एक ही कंपनी जो है वो क्या करेगी, पूर्व के साथ व्यापार करेगी और अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। वहाँ से जितना सामान आएगा उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहेगा और हमारे कंपनी का तो फ़ायदा रहेगा ही रहेगा। अब क्या हुआ, 1609 के करीब करीब की हम बात करें, ठीक है ना, जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जो है वो जेम्स प्रथम बनता है। महारानी एलिजाबेथ तो मर गई बेचारी 9 सालों में ही। उसी समय 1609 के बाद जब एलिजाबेथ की मृत्यु होगी तो उसका पुत्र जो था या उसका उत्तराधिकारी जो था वो कौन बना, जेम्स प्रथम के रूप में चुना गया। अब जेम्स प्रथम जो था वो अलग विचारधारा वाला था, लेकिन फिर भी कंपनी के अधिकारों को इसने क्या किया गया, बनाए रखा। मुख्य रूप से कंपनी के जो अधिकार जो थे उसने बनाए रखे। धीरे धीरे करके इसी समय हमारा जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम कह सकते हैं मर्चेंट्स एडवेंचर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मर्चेंट्स एडवेंचर नाम की जो कंपनी जो थी, इसकी स्थिति जो थी वो बनाई गई। इसके अलावा भी इसके अधिकारों को 1615 और 1624 में सुनिश्चित किया गया कि हाँ तेरे अधिकार बनाए गए हैं, ये रखे जाएंगे, ठीक है ना। इसी बीच अगर हम देखें 1601 से लेकर और 1612 तक का जो ये दौर जो था, उस समय कंपनी को कम से कम 20% का प्रॉफिट जो था वो धीरे धीरे करके होने लगा था, बढ़ता गया। 1,70,000 रुपए से क्या किया गया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया कंपनी के द्वारा।
कुल मिलाकर उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको नाम दिया गया था मर्चेंट्स एडवेंचर, इसने 1,70,000 रुपये देकर चार्ल्स द्वितीय जो था इसको क्या किया गया था, मतलब दे दिया गया था कि कर्ज के रूप में, कि अगर सरकार नहीं चल रही है, हम उधर से पैसा कमा रहे हैं, तुम इधर खर्च कर लो, कोई बात नहीं। कंपनी अगर पैसा दे भी रही है अपनी इंग्लैंड की सरकार को तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में ही खर्च हो रहा है, पैसा तो अपने देश में ही है। लेकिन वो भारत से प्रॉफिट लेकर क्या था, कहीं और क्या थे, सप्लाई कर रहे थे, ये थोड़ा सा गलत था। अब धीरे धीरे करके इन कंपनियों के अपने अपने डायरेक्टर बनने लगे, सदस्य जुड़ने लगे। कहा जाता है कि धीरे धीरे करके इसमें कम से कम 24 सदस्य जो थे वो धीरे धीरे करके जुड़ने लगे, जिनको मुख्य रूप से निर्देशक के रूप में जाना जाने था। आगे चलकर यही क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में जाने लगा। कंपनी के शेयर होल्डर्स बढ़ने लगे, ये ध्यान रखना। होता है ना कई बार कि एक कंपनी है, ठीक है ना, अगर इस कंपनी का ग्रो करना है तो इसमें शेयर होल्डर्स की, है ना, नीड रहती है, ज़रूरत रहती है, जिसमें पैसे इन्वेस्ट करे ताकि ये कंपनी ग्रो करे। ये लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करेगी। कंपनी का अगर यहाँ पे फ़ायदा हुआ तो इन लोगों का भी फ़ायदा होगा, कंपनी को अगर नुकसान होगा तो इन लोगों को भी नुकसान होता है। तो धीरे धीरे करके जो मर्चेंट्स एडवेंचर नाम की जो कंपनी जो थी वो धीरे धीरे करके क्या थी, ग्रो होने लगी। 20-30% का इसको क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। आगे चल के इसकी जो प्रॉफिट की जो दर जो थी 40, 50, 60 तक भी क्या थी, बढ़ती गई बेटा। कंपनी के शेयर होल्डर्स में भी क्या था, बढ़ोतरी होने लगी थी बेटा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके अब क्या था, कंपनी को फ़ायदा होने लगा। इंग्लैंड में जब धीरे धीरे करके इस चीज़ की चर्चा उठी कि हाँ, व्यापारिक जो उद्देश्य से जो मर्चेंट्स एडवेंचर भारत गई थी वो अधिक लाभ कमा रही हैं, तो बाकी की भी कंपनियां थी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के रूप में बताया कि जो हमारी वोडाफोन जो आइडिया जो है, बाय चांस, है ना, अगर वोडाफोन को कहा गया किसके द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा वोडाफोन को कहा गया कि तू क्या देगा, सर्विस देगा, बाकी जियो और एयरटेल बंद हो जाएंगे। तो जियो और एयरटेल दबाव भी तो डाल सकती है सरकार के ऊपर कि हम भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2015 से जियो, इसके अलावा 1995 से, है ना, जो एयरटेल जो है वो वर्क कर रहा है, सर्विस दे रहा है, हमें अचानक से बंद क्यों किया जाए, हमें भी क्या है, सर्विस देने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी क्या था, इस समय जो अन्य कंपनियां जो थी वो सरकार के ऊपर दबाव डालने लगी थी कि नहीं, हमें भी क्या चाहिए, इसमें प्रॉफिट चाहिए, हम भी जाना चाहते हैं पूर्व के साथ, हम भी व्यापार करना चाहते हैं अपने देश में, हम भी, है ना, पैसा लेके आना चाहते हैं, हम भी अपना क्या करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो 1688 के दौरान क्या था, 1688 के दौरान क्या था, इंग्लैंड में क्रांति हुई, और इस क्रांति का जो असर जो था वो जेम्स सेकंड को भुगतना पड़ा। जेम्स द्वितीय की हम बात करें, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कहाँ से, हमारे जो उनका जो उत्तराधिकारी जो था, है ना, उस पद से इसको हटाकर विलियम तृतीय और उसकी बीबी जो थी मेरी की हम बात करें, मेरी नहीं, मतलब उसका नाम था मेरी, ठीक है ना, तो बीबी मेरी को क्या कर दिया गया, मैरी को क्या कर दिया गया, ये शासक के रूप में बनाया गया। अब ये दोनों ही अलग दिमाग के लोग, है ना, होता है कि किसी की थिंकिंग नहीं होती है एक जैसी। तो जेम्स सेकेंड, जेम्स फर्स्ट और एलिजाबेथ जो सोचते थे कि केवल जो हमारे मर्चेंट्स एडवेंचर नाम की जो कंपनी जो है वही केवल भारत के साथ ट्रेड करेगी या एशिया के साथ ट्रेड करेगी, ये विचारधारा विलियम थर्ड जो है, विलियम तृतीय और बीबी मेरी जो है इसको पसंद नहीं आया, और इन्होंने अन्य कंपनियों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया कि जाओ तुम भी जाओ, ठीक है ना, मर्चेंट्स एडवेंचर काम कर रही होगी कोई दिक्कत ना है, तुम भी करो। अब अन्य कंपनियों को जब सरकार ने ही कह दिया कि जाओ यार तुम भी सर्विस दे दो तो कोई बात नहीं। इसी समय न्यू कंपनी नामक एक कंपनी की स्थापना हुई, इसका नाम ही था न्यू कंपनी, ध्यान रखना बेटा। कई बार पूछा जाता है छोटे छोटे, है ना, एग्जामों में, कई बार आपको फैक्ट के रूप में इसको पूछा जाता है। ये मुख्य रूप से एक स्वदेशी कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया को जो मुनाफा हो रहा था, जो मर्चेंट्स एडवेंचर को जो मुनाफा जो हो रहा था, उसको देखकर ये भी बेचारी थोड़ा सा लालच में आ गई। कुछ शेयर होल्डर्स ने ये कहना कंपनी की स्थापना की, और इंडिया और जो एशिया के साथ जो व्यापार जो था इसको बढ़ाने की इसने कोशिश की। कहा जाता है कि उस दौरान न्यू कंपनी और मर्चेंट्स एडवेंचर के बीच बहुत खतरनाक क्या थी, है ना, एक संघर्ष चल रहा था व्यापार के लिए। ध्यान से समझना बेटा, लंदन जो कि जहाँ से मर्चेंट्स एडवेंचर की नाम की जो कंपनी जो थी वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए 1600 के बाद भारत में आई,
ठीक है ना। अभी उसके बारे में बताएंगे कहाँ कहाँ उसने कंपनी और फैक्ट्री वगैरह खोली, पहले इसको ध्यान समझो। एलिजाबेथ, इसके अलावा जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, ये दोनों ही क्या थे, मर्चेंट्स एडवेंचर को एकाधिकार के पक्ष में थे। लेकिन जैसे ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, इंग्लैंड की क्रांति हुई, तो उसके बाद विलियम तृतीय जो था और बीबी मेरी जो था, इन्होंने कहा कि मर्चेंट्स एडवेंचर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके अलावा भी और कंपनियों को व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए। न्यू कंपनी जो कि एक स्वदेशी कंपनी थी, इसको कहा गया कि जा तू भी जा। न्यू कंपनी के अलावा भी कुछ और कंपनियां थी, ठीक है ना, जिनको क्या किया गया, भारत के साथ व्यापार करने के लिए, एशिया के साथ व्यापार करने के लिए भेजा गया। अब व्यापार करने के लिए तो भेजा गया, लेकिन अन्य कंपनियों के मुकाबले न्यू कंपनी जो थी ये अधिक प्रचार प्रसार कर रही थी और मर्चेंट्स एडवेंचर के साथ क्या थी, एक मतलब हम कह सकते हैं कि संघर्ष कर रही थी, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से धीरे धीरे करके एक कंपनी का निर्माण किया गया। मुख्य रूप से कहा जाता है कि 1699 के दौरान ये कंपनी जो थी अपने जन्मोत्कर्ष में थी, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके 1694 की हम बात करें, 1694 की हम बात करें, तो इस समय इस कंपनी का भी बहुत बेहतरीन तरीके से निर्माण हो चुका था और भारत के साथ ये भी व्यापार करने के लिए चलने लगे थे। संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि ये जो विलियम तृतीय की हम बात करें, इन्होंने संसद में अपने एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई साहब अब मर्चेंट्स एडवेंचर के अलावा भी और कंपनियां क्या करेंगी, भारत में व्यापार करेंगी या एशिया के साथ व्यापार करेंगी। 1694 में मैंने जैसे बताया कि किसकी स्थापना होगी थी, न्यू कंपनी की स्थापना होगी और इसने भी अब भारत में व्यापार करने की जो पहल जो थी वो शुरू कर ली, ठीक है ना। अब भारत के साथ जो व्यापार जो था उसकी पहल जब इसने शुरू की, मर्चेंट्स एडवेंचर के साथ इसका कट्टर है ना, मतलब आंकड़ा था। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या की, बहुत बेहतरीन तरीके से जो अपना जो व्यापार जो था वो बढ़ाना शुरू कर दिया और कंपनी की स्थापना के साथ साथ कंपनियों के शेयर होल्डर्स ने इंडिया और एशिया के साथ जो अदर्स कंट्रियां जो थी उसके साथ व्यापार करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब जब इस प्रस्ताव को जो पारित किया गया संसद के दौरान, इसको पारित किया गया, अब पारित किया गया तो उसके बाद जब धीरे धीरे करके जब लगा कि क्रांति के पश्चात इंग्लैंड को थोड़ा सा लॉस हुआ था, है ना। मुख्य रूप से जब क्रांति होती है तो किसी न किसी प्रकार की हानि होती है, जन हानि होती है, धन हानि होती है। तो इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी देखा गया और इंग्लैंड की सरकार को उस समय क्या था, पैसा चाहिए था, ठीक है ना। क्या था उस समय वहां पर वित्तीय संकट जो था वो उभर गया। 1698 के करीब करीब की बात है, 1698 के करीब करीब की बात है, जब हमारे लंदन में या इंग्लैंड की हम बात करें, उस समय वित्तीय फाइनेंशियल जो वहाँ पर इमरजेंसी की हम कह सकते हैं, जो संकट की हम बात करें, ठीक है ना, वो वहाँ पर क्या था, उत्पन्न हो गया। और 1698 के दौरान इस सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए न्यू कंपनी, यही न्यू कंपनी जिसकी स्थापना हुई है अभी, इसने क्या कर दिया, 20 लाख पाउंड जो था वो कर्ज दे दिया कि ये लो भाई साहब, तुमने हमें अधिकार दिया ट्रेड करने का, तुम कर्ज के रूप में इसको रख लो, जब जरूरत पड़े, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम हमें दे देना, ठीक है ना। अब इस समय मर्चेंट्स एडवेंचर ने बिल्कुल पैसा नहीं दिया, क्यों, क्योंकि इस सरकार के तो खिलाफ थी मर्चेंट्स एडवेंचर, क्योंकि इसी सरकार ने क्या किया था, मर्चेंट्स एडवेंचर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है, इसके एकाधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है ना। अब इस एकाधिकार पर धीरे धीरे करके जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया, अब उसको हम आगे समझते हैं। अब न्यू कंपनी नामक जो कंपनी जो थी, इसने 20 लाख पाउंड जब सरकार को दे दिए तो खुद की इसकी स्थिति खराब होने लगी और इसी कारण से क्या था, इस कंपनी को खुद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा लॉस हुआ था। जो न्यू कंपनी नामक जो कंपनी जो थी, इसका खुद का क्या हुआ था बेटा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 20 लाख पाउंड जब उसको दे दिए, अब खुद को पास कुछ ना बचे, ये तो वही बात होगी कि सामने वाले को कर्ज दिया और अब हम खुद क्या है, कर्ज लेने के लायक भी ना बचे। धीरे धीरे करके 1698 के बाद, 1698 के बाद की हम बात करें तो न्यू इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे करके क्या थी, लॉस होने लगी, ठीक है ना। इसको क्या होने लगा, लॉस होने लगा। न्यू कंपनी जो थी वो बुरी तरीके से क्या थी, है ना, विफल रही। और मुख्य रूप से अगर हम देखें 1699 के दौरान, ठीक है ना, 1699 के दौरान इसी न्यू कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हो गया, विलय हो गया। ये ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1699 के दौरान ही क्या था, न्यू इंडिया, ये सॉरी न्यू कंपनी जिसको ब्रिटेन के कुछ लोगों ने बनाया था, उसका किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हो गया बेटा, विलय हो गया। अर्थात
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉम्पिटिटर थे उनमें से एक कॉम्पिटिटर जो था, जो कि ब्रिटेन का ही था, वो अब खुद उसके साथ क्या था, विलय हो चुका था। हालांकि पहले इसने आनाकानी की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि नहीं, है ना, नुकसान वाली कंपनी को हम क्यों रखने अपने साथ, लेकिन अंततः इन्होंने क्या कर दिया, समझौते के दौरान इसको अपने साथ विलय में शामिल कर दिया। ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके ये जो न्यू कंपनी और इसके अलावा जो मर्चेंट्स एडवेंचर जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों का भारत में क्या था, व्यापार अब धीरे धीरे करके उभरने लगा। इसी समय दो और कंपनियां भी थी, ध्यान रखना बेटा, जो कि ब्रिटेन में काम कर रही थी, जो कि जनरल सोसाइटी। ये ध्यान रखना, न्यू कंपनी के अलावा भी और दो कंपनियां थी जो कि उस समय एकाधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी और विलियम तृतीय के द्वारा उनको एकाधिकार दिया गया। तो इस न्यू कंपनी के अलावा एक जनरल सोसाइटी नामक एक कंपनी और थी, जनरल सोसाइटी, और इसके अलावा इंग्लिश कंपनी टू द ईस्ट इंडीज नामक एक कंपनी जो थी, वो क्या थी, भारत में अपना व्यापार करना वो चाहती थी। ध्यान से समझना बेटा इस चीज़ को। ये जो आप लोगों को इतना बड़ा नाम दिख रहा है, इतना बड़ा जो ये जो नाम दिख रहा है आपको, ये ऐसे नहीं पड़ा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो मेन कंपनी जो थी, जो कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी, वो क्या थी, मर्चेंट्स एडवेंचर थी वो। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया आपको न्यू इंडिया नामक एक कंपनी जो थी, उसके साथ इसकी विलय हुआ था 1699 के दौरान। न्यू इंडिया नामक एक कंपनी का क्या हुआ था, इसके साथ विलय हुआ था। जनरल सोसाइटी की हम बात करें, उसका भी इसी के साथ विलय हुआ था। ये मुख्य रूप से 1702 के दौरान हुआ था, जनरल सोसाइटी का भी। और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की हम बात करें, ये जो ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से जो जानी जाती है, ये एक और कंपनी थी, इसका 1702 के दौरान क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार या विलय हुआ था। समझने में थोड़ा सा विफल हो रहे होंगे, ध्यान से समझना। ये तो आप सभी को इतना तो पता ही चली गया होगा कि 1600 के दौरान एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने भारत के साथ व्यापार करने के लिए सुनिश्चित किया, आज्ञा पत्र लिया। लेकिन जब एलिजाबेथ की मृत्यु हुई, इंग्लैंड की क्रांति हुई, तो इंग्लैंड की क्रांति के पश्चात कुछ और कंपनियां जो थी वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए आगे आई, जिनमें से मैंने बताया सबसे पहले कंपनी जो थी वो न्यू इंडिया थी। ठीक है ना, जिसका नाम यहाँ पर भी है। ठीक है ना, ये सॉरी न्यू इंडिया नहीं है, इसका नाम न्यू कंपनी है। ठीक है ना, न्यू कंपनी नामक ये जो कंपनी जो थी वो व्यापार करने के लिए आई, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान होने के बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विलय हुई। इसके अलावा जनरल, ठीक है, जनरल सोसाइटी नामक क्या थी, एक और कंपनी थी। ठीक है ना, जनरल सोसाइटी नामक क्या थी, एक और कंपनी थी, जिसको 1702 के दौरान क्या था, इनके साथ विलय किया गया था। 1702 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसका विलय किया गया था। इसके अलावा मैंने जैसे बताया इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट नामक एक और कंपनी, जिसका 1702 के दौरान ही आर्थिक संकट के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका क्या हुआ था, विलय हुआ था बस। अर्थात मुख्य रूप से ब्रिटेन में 4 कंपनियां थी जो कि मोस्टली थी, जिसमें से सबका विलय किसके साथ हुआ था, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका बड़ा सा नाम रखा गया। ठीक है ना, ये जो नाम रखा गया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अब ये ध्यान रखना 1702 तक इसके जो एकाधिकार जो था इसको दोबारा से प्राप्त हो गया। अर्थात अब एक ही कंपनी थी, क्योंकि सबका तो विलय हो चुका था। अब ब्रिटेन की जो सरकार जो थी एक ही कंपनी को क्या कर रही थी, प्रोत्साहन कर रही थी, बाकी और कंपनी थी नहीं। कोई होती भी थी तो अब इतनी बड़ी कंपनी के साथ वो क्या नहीं कर पाई, कंपटीशन नहीं कर पाई। लेकिन दूसरी तरफ डच, फ्रांसीसी, हमारे ब्रिटिश और इसके अलावा पुर्तगालियों के बीच जो संघर्ष जो था वो धीरे धीरे करके, है ना, शुरू होता गया। अब दूसरी तरफ जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने जो अपना व्यापार जो था वो 1608 के दौरान भारत में शुरू किया, जब एक कैप्टन हॉकिंस नामक जो एक व्यक्ति जो थे, जो कि अंग्रेजों का पहला व्यक्ति जो था, जो कि है ना समुद्र रास्ते से भारत आया था, उसने क्या किया था, भारत में अपनी कदम रखा और जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर अकबर के पास पहुंचा। लेकिन अकबर की जगह उसने मुलाकात किससे की, हमारे जहांगीर से की बेटा। अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पेश हुआ कौन, हमारे
कैप्टन हॉकिंस। ये मुख्य रूप से हॉकिंस नामक एक मतलब उसमें आया था, जहाज में आया था ये, ठीक है ना, तो उसी से इसका नाम पड़ा है। तो ये व्यक्ति जो था वो किससे मिला, हमारे जहांगीर से मिला बेटा। मुख्य रूप से ये तुर्की बोलने वाला था, लेकिन हमारे जहांगीर के साथ इसने फारसी भाषा में इसने क्या की, बात की बेटा, ठीक है ना। ये तुर्की बोलने वाला था, लेकिन इसने मुख्य रूप से फारसी भाषा में क्या की थी, हमारे जहांगीर के साथ बात की, ठीक है ना। अब जहांगीर बस सोच रहा था कि यार ये तो छोटे मोटे कंपनियां हैं, उस समय पुर्तगालियों का दबदबा था, ध्यान रखना, अकबर से लेकर बाबर से लेकर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे हुमायूं की हम बात करें, ठीक है ना, तो ये सारे जो थे वो मुख्य रूप से पुर्तगालियों से प्रभावित थे, है ना। तो जहांगीर को भी लगा ये बच्चे आ रखे हैं अंग्रेज, है ना, कुछ तो होने वाला है नहीं इनसे। तो इन्होंने उस समय मुख्य रूप से जब हमारे कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि दे दो कोई सी जगह जहाँ पर हम व्यापार कर सकें, ठीक है ना, तो उसने कहा कि जा तो सूरत में चला जा, सूरत में तो कोई ना छोटी सी फैक्ट्री खोल लियो। तो 1608 के दौरान उन्होंने छोटी सी फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पे खोली, हमारे सूरत में खोली। अब जब पुर्तगालियों ने कहा जहांगीर से कि बेटा हमसे भी व्यापार कर रहा है, इनको भी पनाह दे रहा है, मतलब हमारे व्यापार तो हम भी कर रहे हैं, पुर्तगाली भी कर रहे हैं, पुर्तगालियों की और मुगलों की अच्छी बनती थी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो पुर्तगालियों ने जब जहांगीर से कहा कि भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, हमारे कॉम्पिटिटर को हमारे साथ बिठा रहे हो, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो जहांगीर ने कहा कि रहने दे बेटा, तुम बंद ही कर दो ये फैक्ट्री, ठीक है ना, तुम बंद ही कर दो ये फैक्ट्री। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब 1609 के दौरान 1609 के दौरान क्या था, एक सवाली का युद्ध होता है, सवाली का युद्ध, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से उस समय 1611 के दौरान हम कह सकते हैं कि 1609 में भी एक छोटा सा युद्ध किया गया था, किसके द्वारा, हमारे अंग्रेजों और पुर्तगालियों के द्वारा। मुख्य रूप से सवाली का जो युद्ध जो है वो 1611 के दौरान हुआ था। 1611 की हम बात करें, 1611 के दौरान जब सवाली का युद्ध हुआ था, तो उस समय हमारे पुर्तगाली हार गए, किससे, अंग्रेजों से। और जहांगीर समझ गया कि पुर्तगाली उतने पावरफुल नहीं है जितने हमारे अंग्रेज हैं। अंग्रेजों को पहले ये क्या समझता था, ऐसे समझता था कि छोड़ो यार, आ रखे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उस समय पुर्तगालियों का भी दबदबा था बेटा, अंग्रेज तो उस समय पहली बार आए थे। तो जब जहांगीर ने उनको अनुमति दी कि ले ले यार तू, है ना, सूरत का ही ले ले, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो सूरत में जब उन्होंने फैक्ट्री खोली तो पुर्तगालियों ने मुगलों को कहा कि यार तुम क्या काम कर रहे हो, ऐसा करने से तो हमारी खुद की फैक्ट्रियाँ बंद होने लगेंगी। तो जहांगीर ने कहा कि तुम्हारे जो सूरत में फैक्ट्री है इनको बंदी कर दो फिलहाल के लिए। सवाली का युद्ध जो कि 1611 में किया गया, जिसके दौरान अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया, तो मुगलों को भी लगा कि भाई साहब अंग्रेजों को छोटा नहीं आंकना है, बड़ी खतरनाक पावर है ये, ठीक है ना। अब मुगलों ने क्या किया, जो जहांगीर भाई साहब जी जो थे उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को कर दिया टाटा बाय बाय, और अंग्रेजों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, और कहा कि जाओ रे तुम दोबारा खोलो सूरत में फैक्ट्री, कौन सी कुछ नहीं बोलेगा। तो इससे पहले भी 1611 की हम बात करें, हमारे दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम की हम बात करें, वहाँ पर ये अपने व्यापारिक जो कोठी जो थे वो खोल चुके थे, ठीक है ना। अपने व्यापारिक जो कोठी जो थी वो खोल चुके थे हमारे अंग्रेज लोग, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने दोबारा से सूरत में 1611-13 के दौरान की हम बात करें, 1613 में फिर से सूरत में फैक्ट्री खोली, क्योंकि जब मुगल बादशाह ने कह लिया कि जाओ खोल ले, है ना, तो अब उनको तो खोलना ही है, उनको तो चाहिए ही था, ठीक है ना। 1613 के पश्चात 1615 की हम बात करें, सवाली का युद्ध मैंने बता दिया आप लोगों को, अंग्रेजों और पुर्तगालियों का, है ना, युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो थे वो सफल हुए थे। अब 1615 का आप किस्सा सुनिए। अगर हम देखें उस समय के टॉम स्रो को, ठीक है ना, अगर हम सर टॉम स्रो की हम बात करें, ये जब मुगल दरबार पहुंचे, ये भी जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, वैसे बहुत अच्छा व्यक्ति था ये, जहांगीर के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफे लेके गया, सबसे पहली बात तो, ठीक है ना, एक हाजिर जवाबी था मुख्य रूप से। तो जहांगीर को मतलब थोड़ा सा ना इसने आकर्षित किया गया, हाँ भाई, अपनी बातों से, है ना, अपने विचारों से। ये इसके लिए कहा जाता है कि जो हमारे टॉम स्रो जो हैं वो मुख्य रूप से जहांगीर के लिए, है ना, पेंटिंग भी लेके गए थे मस्त वाली, है ना, जिसको जहांगीर ने अपने दरबार में सजा के रखा था। तो इसके कारण भी टॉम स्रो के जब गया तो हमारा जो जहांगीर जो था वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और अन्य कई सारी जगहों में इसने कहा कि जाओ तुम व्यापार कर लो, थोड़ा बहुत कम दे देना, है ना, जो टैक्स वगैरह जो था वो धीरे धीरे करके कम, है ना, करने लगे ये लोग। 1612 में जैसे मैंने बताया मसूलीपट्टनम की बात करें, 1613 में इन्होंने
सूरत में अपनी दूसरी फैक्ट्री जो थी वो फिर से खोल दी। 1620 के दौरान इन्होंने क्या था, पुर्तगालियों को जो खतरा जो था वो पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। सवाली के युद्ध में 1611 में तो वैसे हार गए थे। 1633 के दौरान इन्होंने क्या किया, हुगली पर अधिकार करना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। अब स्ट्रेटजी समझिएगा, अंग्रेज जो थे वो थोड़ा नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, इच्छा थी उनकी भाई साहब, और यही इच्छा उनके अंत का कारण बनी, हालांकि बहुत बाद में, है ना, बहुत बाद में होता है यार। कम से कम 190 सालों का सफ़र जो है अंग्रेज़ों का भारत के साथ, ये व्यापार का संबंध जो है भारत के साथ बहुत बड़ा था। तो अंग्रेज थोड़ा नहीं चाहते थे, ये बहुत ज़्यादा चाहते थे, और यही उनके, है ना, अंत का कारण बना। ठीक है, ये सबक हमें महाभारत से भी सीखने के लिए मिलता है कि पांडव जो थे वो थोड़ी सी ज़मीन चाहते थे, लेकिन हमारे जो क्या नाम उसका, जो ये बाकी जो है ना कौरव जो थे उनको बहुत ज़्यादा चाहिए था, लेकिन कारण वही हुआ, अंत का कारण वही बना, बहुत ज़्यादा ही। तो जैसे मैंने बताया कि 1613 के दौरान इन्होंने फैक्ट्री वगैरह खोल ली। 1633 में इन्होंने क्या किया, अपना हुगली पर भी अधिकार वगैरह कर लिया। 1623 में इन्होंने भड़ोच की हम बात करें, अहमदाबाद की हम बात करें, आगरा की हम बात करें, इन सारी जगहों में इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री खोलना इन्होंने शुरू कर दिया। स्ट्रेटजी समझिएगा बेटा, बस पीडीएफ में मत जाइए, पीडीएफ में बहुत शॉर्ट लिखा गया, बार बार बता रहा हूँ, है ना। जो कंसेप्चुअल चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मेंस में काम आएंगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार की चर्चा कीजिए, या स्पष्ट कीजिए कि अंग्रेज भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन अंत तक आते आते उनका उद्देश्य भारत में शासन करना हो गया, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब धीरे धीरे करके जैसे मैंने बताया, स्वाली का युद्ध हुआ, है ना, मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री की जो स्थापना जो थी वो धीरे धीरे करके होने लगी। अब अंग्रेजों का जो धीरे धीरे करके भारत में हस्तक्षेप की हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फ्रांसिस डे ने चंद्रनगर के राजा से क्या कर लिया, हमारा मद्रास ले लिया। 1639 के करीब करीब की बात है ये। फ्रांसिस डे नामक एक व्यक्ति था, ये अंग्रेजी था ये, ठीक है ना। चंद्रनगर के राजा से क्या ले लिया, मद्रास ले लिया। और ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे करके किला बंद करना शुरू कर दिया भाई साहब इस क्षेत्र को, ठीक है ना, जिसको नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये मुख्य रूप से अपना एक व्यापारिक केंद्र हम कह सकते हैं, अंग्रेजी बस्तियों का एक मुख्य केंद्र जो था वो मद्रास बन गया था, ठीक है ना। अब पुडुचेरी और मद्रास हम आगे चले पढ़ेंगे, जब हम कर्नाटक के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मुख्य रूप से मैंने बताया कि जो फ्रांसिस डे नामक जो व्यक्ति जो था, इसने चंद्रनगर के राजा से, है ना, थोड़ा बहुत, है ना, लालच दिया और कहा कि भाई साहब अगर तुम हमें ये जगह दे देते हो तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा, हमें भी प्रॉफिट होगा। अब इसका क्या करने लगे, किला बंद करने लगे। किला बंद का मुख्य रूप से एक बीच में है जगह, इसको चारों तरफ से क्या कर लिया जाए, घेर दिया जाए, ताकि कोई भी जो बाहरी शक्ति जो है, क्योंकि उस समय डचों का भी खतरा था, है ना, धीरे धीरे करके अपने स्वीडिश वगैरह जो थे, है ना, फ्रांसिस जो थे, प्रचार प्रसार तो करेंगे भाई, वो भी व्यापार कर रहे थे, तो कहीं इनका आक्रमण न हो, तो इसके लिए क्या था, इन्होंने किला बंद करना शुरू कर दिया बेटा, ठीक है ना। और मुख्य रूप से ये कोरमंडल के तट का एक बहुत बेहतरीन इनके द्वारा क्या किया गया था, किला बंद करने वाला एक क्षेत्र था, जिसको उन्होंने क्या था, एक अपने मुख्यालय के रूप में रखा बेटा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके 1615 के बाद जब, है ना, टॉम थ्रो की हम बात करें, जब ये धीरे धीरे करके जहांगीर के दरबार से बाहर निकले, मतलब एक कहानी की तरह से इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी जो थी वो आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब धीरे धीरे करके हमारे पुर्तगाली भी, है ना, अंग्रेजों से अब धीरे धीरे करके डरने लगे थे। अब पुर्तगाली भी कभी भी, है ना, अंग्रेजों से डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था, है ना, 1611 वाला युद्ध, 1620 वाला युद्ध उनको याद आता था, ठीक है। अब धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के साथ जो संबंध जो थे वो बनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उस समय अगर हम देखें 1634 के करीब करीब की बात, 1634 में जो सूरत की जो कोठी जब बनाई गई थी, मतलब सूरत में जो कोठियाँ जो थी, है ना, वहाँ पर जो अंग्रेज अध्यक्ष जो थे, उन्होंने गोवा को लेकर क्या किया था, अंग्रेजों के साथ संबंध बनाए थे, या एक समझौता तैयार किया था। अब सभी को पता है कि उस समय गोवा जो था वो पुर्तगालियों के पास था, वो तो पहले ही छीन चुके थे, लेकिन सूरत जो था वो किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। तो मैंने बताया कि सूरत जो कि उनकी एक कोठी हुआ करती थी, एक फैक्ट्री हुआ करती थी, वहाँ के जो अंग्रेज अध्यक्ष थे,
और गोवा में जो पुर्तगालियों का अध्यक्ष थे, इन दोनों ने क्या किया, एक योजना बनाई कि हम लोग क्यों ना एक साथ व्यापार करने की नीति को अपनाते, तुम भी थोड़ा कमाओ हम भी थोड़ा कमाएं। और एक गोवा समझौता, सूरत गोवा समझौता, जो कि 1642 में हुआ। मुख्य रूप से इसकी जो शुरुआत जो थी वो 1634 से शुरू हुई थी, लेकिन अंततः इन्होंने जो समझौता किया वो 1642 के दौरान किया। इस समय मुख्य रूप से जॉर्ज चतुर्थ, जो कि पुर्तगाल के है ना एक शासक के रूप में थे, और जॉर्ज प्रथम की हम बात करें, ये हमारे इंग्लैंड के शासक थे। इन दोनों ने क्या किया था, इसमें सिग्नेचर किए थे कि हाँ पुर्तगाली जो है वो गोवा को लेकर चलेंगे और हमारे सूरत को लेकर कौन चलेगा, अंग्रेज लोग चलेंगे। दोनों ने अपने आप को डिवीजन कर लिया, मतलब अलग अलग कर दिया। कारण वही था कि युद्ध लड़कर कोई फायदा नहीं है, बोला तुम भी यूरोपीय हम भी यूरोपीय, यूरोपीय यूरोपीय भाई भाई। अब भाई भाई लड़ाई करेंगे तो खाएगा कौन फिर, समस्या ये होगी, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके जब व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों के और अंग्रेजों के बने, अब इन्होंने व्यावहारिक संबंध भी बनाना शुरू कर दिया। ध्यान रखना 1661 के दौरान चार्ल्स द्वितीय की जो शादी जो थी वो पुर्तगाल की एक रानी जिसका नाम था हमारी कैथरीन, इसके साथ हुई थी। तो जिन्होंने दहेज के रूप में क्या कर दिया, बम्बई गिफ्ट कर दिया भाई साहब अंग्रेजों को। व्यापारिक संबंध तो बना लिए थे, समझौता कर लिया था गोवा और सूरत का कि तुम दोनों हम दोनों क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। डच लोग तो चले ही गए थे यहाँ से, ठीक है ना, डचों को तो मैटर ही नहीं आता क्योंकि डच अंग्रेजों से भी डरते थे। मुख्य रूप से उनका जो मेन उद्देश्य जो था वो इंडोनेशिया के साथ व्यापार करना था, तो इंडोनेशिया चले गए थे, ठीक है। अब मुख्य रूप से अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फ्रांस की है उसका आना अभी बाकी था। 64 की हम बात करें उस समय वो आने वाली थी। तो यदि हम देखें हमारे पुर्तगाली और अंग्रेजों की, तो इनके साथ व्यावहारिक जो संबंध जो था इनको भी क्या किया गया है ना, इस्टेब्लिश किया गया। 1661 की हम बात करें, जो चार्ल्स द्वितीय की हम बात करें, उसकी शादी जो थी वो कैथरीन के साथ हुई और बम्बई को एज गिफ्ट के रूप में दिया गया। अब ये जो बम्बई जो था वो किसको दिया गया था, चार्ल्स द्वितीय अर्थात जो हमारे ब्रिटेन के है ना राजकुमार है उनको दिया गया था, ब्रिटेन की सरकार को दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया गया। लेकिन बम्बई को लेकर क्या करेगी वो, कौन, हमारी ब्रिटेन की सरकार जो है, ब्रिटेन तो कितना दूर है यूरोप में, वो बम्बई जैसे छोटे शहर का क्या करेगी, जो कि जहाँ तक उनका शासन भी नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कंपनी हमारी गई है भारत में जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्यों ना हम इसको दे दें, ये हमें इसके बदले पैसे दे देगी साल भर में। तो अगर हम देखें हमारे इंग्लैंड के राजकुमार की जो शादी हुई थी उसके पश्चात 1668 की हम बात करें, 1668 की हम बात करें, इस समय ब्रिटेन की जो सरकार जो है उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया जाता है, ये जो बम्बई जो है वो है ना व्यापार करने के लिए दिया जाता है कि तुम रख लो। कुल मिलाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा हुआ। 1633 की हम बात करें, उड़ीसा में धीरे धीरे करके है ना व्यापार होने लगा। पटना की हम बात करें, कासिम बाजार, ढाका, इन सभी क्षेत्रों में जो था वो व्यापारिक जो कार्यक्रम जो था हमारे अंग्रेजों का चलने लगा बेटा, ठीक है ना। धीरे धीरे करके इसी समय अंग्रेजों का व्यापार जो था वो हमारे पूरे के पूरे अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ने लगा, जैसे कि सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, मलक्का हो गया, हारमूज हो गया, इन सारे क्षेत्रों में क्या था, बढ़ने लगा। सूरत में 1608 में जो हॉकिंग्स की मदद से उन्होंने क्या की थी, व्यापारिक कोठी के साथ उन्होंने शुरुआत की, अब उसका चरमोत्कर्ष जो था वो आगे आगे बढ़ने लगा बेटा, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1688 में हमारा जो 1688 में जो बम्बई जो था वो किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। ये कुछ ऐसे फोटोज़ हैं जो कि आप लोगों को है ना थोड़ा सा माइंड मैपिंग के रूप में है ना समझ आती है। मुख्य रूप से अगर हम देखें मद्रास की, ये रहा, मछलीपट्टनम ये रहा, जहाँ पर हमारे अंग्रेजों की कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह थी। उड़ीसा की हम बात करें, बंगाल की हम बात करें, पटना की हम बात करें, ठीक है ना। इधर अगर हम देखें सूरत की हम बात करें जहाँ पर उन्होंने पहली फैक्ट्री वगैरह खोली थी। ये हमारा जो गोवा जो है जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र है, भड़ोच की हम बात करें है ना, ये भी हमारे अंग्रेजों की कोठियाँ थी, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ जो थी, कुछ ऐसे क्षेत्र जो थे जो कि अंग्रेजों के है ना हिस्से में थे। अब स्ट्रेटेजी समझिएगा, ये मुख्य रूप से ये वाला हिस्सा जो है जो कि पश्चिमी हिस्सा है, और अधिकांश पूर्वी हिस्सा जो है वो मतलब दक्षिण भारत का पूर्वी हिस्सा जो है वो हमारे अंग्रेजों ने है ना कब्जा लिया है। इधर हमारा सूरत हो गया है ना, मसूलीपट्टनम हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है ना, कई सारी जगहों को उनके द्वारा क्या, बम्बई की हम बात करें, ठीक है ना, इनके द्वारा क्या कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया।
अब इस क्षेत्र में उन्होंने समुद्र में भी, इधर अरब सागर की हम बात करें, इधर थोड़ा बहुत बंगाल की खाड़ी की हम बात करें, और नीचे हिंद महासागर की हम बात करें, जब अपना व्यापार जो था वो सुदृढ़ कर लिया, ये सुनिश्चित कर लिया कि हाँ दक्षिण भारत में कोई भी शक्ति जो है वो हमें चुनौती नहीं दे सकती है, कोई भी चुनौती नहीं दे सकती है। मुख्य रूप से उस समय विजय साम्राज्य जो था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था भारत, दक्षिण भारत में, उसका अंत जो था वो 16वीं शताब्दी के दौरान ही खत्म हो गया था। और इससे छोटे छोटे शासक जो थे वो पैदा हुए थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने तो कुछ भी ना टिक सकते थे। तो 16वीं शताब्दी के दौरान जो विजयनगर जो था, वो विजयनगर साम्राज्य था, पहले पतन हो चुका था उसका। अंग्रेजों का मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अब कंपटीशन करने वाला कोई ऐसा था ही नहीं जो उनका मुकाबला कर सके। आने वाले समय में फ्रांसीसी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उस लेवल के लिए आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए छोटे छोटे राजा महाराजा की हम बात करें, है ना, सूबेदार वगैरह, ये इसके अलावा जो व्यापारी जो हैं, जिसमें से डच हो गया, पुर्तगाली हो गया, ये सब अंग्रेजों को बिल्कुल भी, है ना, छेड़ भी नहीं सकते हैं। अब अंग्रेजों की बुद्धि पलटी। अंग्रेजों को लगा कि जैसे दक्षिण भारत में हमने अपना विस्तार किया है, क्यों ना हम उसी प्रकार से उत्तर और पूर्वी हिस्से में भी व्यापार को प्रचार प्रसारित करें। मुख्य रूप से यदि हम देखें, जिस प्रकार से अंग्रेजों को लगा था कि दक्षिण भारत में अब उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कंपटीशन करने वाला है ही नहीं। मान के चले ना, अगर हम इस क्षेत्र को देखें दक्षिण भारत में, ठीक है ना, ये जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत जो था वो कब्जा ही लिया गया था। अब यही मान के चलो, इधर हमारा सूरत हो गया, ठीक है ना, इधर बम्बई हो गया, इधर मद्रास हो गया, मसूलीपट्टनम, उड़ीसा की हम बात करें, कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा दक्षिणी हिस्सा जो है वो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये पूर्वी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा भी क्यों ना कब्जा लें, है ना। हो सकता है भाई, जब हम इतने बड़े क्षेत्र को कब्जा कर सकते हैं तो उत्तर भारत का हमारे लिए कौन सा, है ना, मुश्किल है, ठीक है ना। अब अंग्रेजों ने अपना जो विस्तार जो था वो बंगाल की तरफ करना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों की जो बंगाल की जो नीति जो थी वो शुरू होने लगी, और बंगाल में अपना विस्तार जो था उनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपना, है ना, मतलब जो एक कदम जो था वो बहुत बुरा कदम इनके लिए माना जाता है, ये शुरू कर दिया। बंगाल में उन्होंने अपनी जो व्यापार की शुरुआत जो है वो 1651 से शुरू कर दी थी, ठीक है ना। मुख्य रूप से वहाँ के जो शासक वगैरह की हम बात करें, बंगाल के शासक की हम बात करें, इन्होंने भी ये सुनिश्चित किया था कि हाँ अंग्रेज जो थे वो भारत में क्या कर सकते हैं, व्यापार वगैरह कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से किसकी बदौलत था, तो हमारे शाह शुजा की हम बात करें, ठीक है ना, किसकी बदौलत, शाह शुजा की हम बात करें, शाह शुजा की बदौलत ही उनको बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की मदद मिली, है ना। गैब्रियन नामक एक व्यक्ति था, गैब्रियन, ठीक है ना, कौन, गैब्रियन। ये गैब्रियन जो था वो अंग्रेजी था, लेकिन हमारे शाह शुजा के दरबार में एक चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में ये काम करता था गैब्रियन। तो इसने कहा था कि शाह शुजा से कि भाई साहब हमारे यहाँ की एक कंपनी आ रही है, तो कुछ व्यापार के लिए कुछ छूट वगैरह दे दे। तो 1651 से ही हमारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक प्रकार से छूट जो थी वो बंगाल में दी गई थी। कंपनी के लिए कोई भी लाइसेंस वगैरह जो था वो बनाने के लिए, है ना, पर्याप्त नहीं था। मतलब मुख्य रूप से ये कहा गया था कि हाँ कंपनी जो थी वो ट्रेड कर सकती है हमारे बंगाल की तरफ भी। मुख्य रूप से इसकी जो पुष्टि जो है वो 1656 के दौरान भी की गई थी। ये मुख्य रूप से उसी समय एक अनुमति निकाली गई थी कि क्या अभी भी कंपनी के व्यापार उसी तरह से, है ना, बरकरार है। तो शाह शुजा ने साफ साफ कहा कि हाँ अभी भी क्या है, हमारी जो कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके व्यापार जो है जिस प्रकार से 1651 में है वैसे ही 1656 में भी बनाए हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। अब अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे करके अपनी, जब उनको पता ही चलेगा कि हाँ भाई साहब हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है, बंगाल के लोगों को भी अच्छा लगता था, कासिम बाजार में वो, है ना, यूरोप की वस्तुएं बेचा करते थे बहुत बढ़िया तरीके से। अब अंग्रेजों को लगा जिस प्रकार से हमने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार से हम पूर्वी भारत या उत्तर भारत में भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। थोड़ा सा गलतफहमी क्यों, क्योंकि इसी समय जब औरंगजेब के द्वारा 1860 में और 1672 में फिर से शाइस्ता खान ने ये सुनिश्चित किया कि हाँ अंग्रेज़ों का व्यापार क्या होगा, निःशुल्क होगा। उनको चुंगी देने के लिए मना कर दिया गया कि तुम क्या कर सकते हो, मुफ्त चुंगी दे सकते हो। हालांकि उस समय जो औरंगजेब ने साफ साफ ये बताया था कि 2% इनसे टैक्स लिया जाएगा, ओनली 2%, अंग्रेज़ों से 2% का टैक्स लिया जाएगा, और जिस समय इनके पास टैक्स नहीं रहेगा इनको परेशान नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना।
है ना। औरंगजेब ने साफ साफ कहा था, अपने इतना प्यार करता था बेचारा अंग्रेजों से, अंग्रेजों को साफ साफ कहा गया कि तुम्हें व्यापार करने करो यार, है ना, तुम्हारे पास जब भी टैक्स न रहे कोई बात नहीं, इनको तंग नहीं किया जाएगा। बस कितने % का टैक्स? मात्र 2% का, ओनली 2%। देना है तो दो, नहीं होना तो अगली बार दे देना, कोई बात नहीं। अब कहीं कहा जाता नहीं कि, है ना, कि बेटा कितना भी लाडला हो उसको सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, एक है ना, एक गाना है ये। कुल मिलाकर औरंगजेब की हम बात करें, शाइस्ता खां की हम बात करें, और बंगाल के अधिकांश नवाबों को धीरे धीरे करके, जिसमें से हमारा शाह शुजा की भी मैंने चर्चा की, इन्होंने जब अंग्रेजों को सर पे चढ़ा लिया तो अंग्रेज सर पे चढ़कर नाचने लगे, ठीक है ना। अब नाचने से क्या हुआ, तांडव होने लगा भाई साहब। अंग्रेजों को लगा कि ये औरंगजेब, इसको तो वैसे मार देंगे, इसको तो वैसे हरा देंगे, मुगल सत्ता क्या है हमारे पास, हमारे सामने मुगल सत्ता कुछ भी नहीं है, शाइस्ता खां को तो हम ऐसे खरीद लेंगे। अंग्रेजों को अपनी बुद्धि पलटी और अक्टूबर 1686 की हम बात करें, इन्होंने क्या कर दिया, हुगली पर आक्रमण कर दिया। सॉरी, वो मेरी आंखों में भी थोड़ा सा पेन हो रहा है। पेन का 2 कारण हो सकते हैं, एक तो है ना लाइट का, ठीक है ना, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, ओके, या किताबें वगैरह, है ना, फ़ोन वगैरह, है ना, और कंप्यूटर पे भी काम वगैरह से भी, है ना, जो आंखों में थोड़ा सा असर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आजकल है ना वो आई फ्लू भी फैला हुआ है, तो उसके भी इन्फेक्शन जो है थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं यार, आंखें भी लाल हो रही है, पता नहीं क्या क्या, छोड़ो, बाकी तो है ना थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों की बुद्धि पलटी और अक्टूबर 1686 को इन्होंने क्या कर दिया, हुगली पर आक्रमण कर दिया। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये जो हुगली जो है ना, बचपन से ही औरंगजेब को बहुत प्यारा था। हुगली से कुछ ऐसे सामान जो थे वो मुख्य रूप से स्पेशली औरंगजेब के लिए तैयार किए जाते थे, या औरंगजेब के लिए ही आते थे, मुगल बादशाह के लिए, कि हाँ भाई साहब हुगली में कुछ ऐसी दुकानें हैं, कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो कि केवल औरंगजेब के लिए ही सामान बनाते हैं। अब अंग्रेजों को पता नहीं थी ये बातें, ठीक है ना। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अक्टूबर में क्या कर दिया, उस पर खतरनाक वाला प्रहार कर दिया और हुगली को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि उस समय अंग्रेजों ने हुगली की किसी भी एक दुकान को भी नहीं बख्शा, जन हानि हुई, धन हानि हुई, और काफ़ी सारा जो व्यापारिक जो सामान जो था उस समय के जो लोगों का, या खुद अंग्रेजों की भी जो है ना छोटी मोटी जो है ना दुकानें जो थी, उन सबको क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। इसकी खबर जब अंग्रेजों को, है ना, जब अंग्रेजों की इस खबर का पता औरंगजेब को चला, औरंगजेब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा भाई साहब, ठीक है ना। अब औरंगजेब को क्या था, इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद औरंगजेब ने अपनी सेना हुगली की तरफ बढ़ाई, और हुगली के जितने सारे अंग्रेज जो थे उनको वहाँ से मारकर कहाँ भगाया, गंगा के मुहाने तक भगाया, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से उस समय एक ऐसा क्षेत्र था, गंगा का मुहाना बहुत, है ना, लास्ट वाला की हम बात करें, लास्ट एरिया ये वाला, जहाँ से गंगा जो है नीचे, है ना, हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है बेटा, ये वाला क्षेत्र ध्यान रखना, ये वाला ना, ठीक है ना, ये बंगाल का जो वो वाला क्षेत्र जहाँ से गंगा जो है वो नीचे गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ तक क्या है, जब उसको, है ना, मतलब भेज दिया गया, औरंगजेब को बहुत गुस्सा चढ़ा भाई साहब, बहुत गुस्सा। औरंगजेब ने कहा कि जो तुम्हारी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि तुमने, है ना, मद्रास में बनाई हैं, सूरत में बनाई हैं, बड़ौच, पटना, ठीक है ना, जितनी सारी, मसूलीपट्टनम की हम बात करें, जब इन सब पर आक्रमण कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा, सबको तहस नहस कर दिया गया कि तुमने जब हुगली को तहस नहस किया तो हम तुम्हें भी नहीं देंगे, तुम्हारी किसी भी अंग्रेजों की किसी भी फैक्ट्रियों को हमारे मुगल बादशाह औरंगजेब ने बख्शा नहीं, सबको तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ हमारे एक अंग्रेज लोग जो थे, कुछ अंग्रेज जो थे वो कहाँ पहुँचे, हमारे गंगा के मुहाने में पहुँचे। उस मुहाने में एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, ज्वार की हम बात करें, ज्वार ग्रस्त एक द्वीप था, वो लास्ट एरिया था जहाँ से गंगा नीचे गिरती है, और अंग्रेज चाहे तो वो भी मर सकते थे, ठीक है ना। तो इस समय औरंगजेब को सफलता मिली, और अंग्रेजों को ये आभास हुआ कि हाँ यार थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, किस चीज़ के लिए, मुगलों से, है ना, युद्ध करने के लिए, अपनी जो पावर जो है उसको इंक्रीज करने की थोड़ी सी आवश्यकता है, थोड़ी सी, ठीक है ना। तो औरंगजेब को जब, है ना, ये पता चला कि हुगली पर आक्रमण हुआ है, तो अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं बख्शा गया, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया जो था, इसी एरिया में क्या था, हमारे अंग्रेज लोग जो थे वो भाग गए, हमारे सूरत हो गया, इसके अलावा मद्रास हो गया, इसके अलावा मसूलीपट्टनम हो गया, बड़ौच हो गया, है ना, अहमदाबाद की हम बात करें,
कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमारे पटना की हम बात करें, कुछ ऐसे क्षेत्र थे हमारे अंग्रेजों के मतलब जो व्यापारिक कोठियाँ जो थी, इन सबको क्या कर दिया गया, हमारे औरंगजेब के द्वारा तहस नहस कर दिया गया, बहुत बेकार तरीके से बेटा, ठीक है ना। अब अंग्रेज बहुत ज़्यादा चापलूस थे भाई साहब। अंग्रेजों का एक व्यक्ति जिसने क्या किया, मुगलों से माफ़ी मांगी भाई साहब, ठीक है ना। मुगलों से माफ़ी मांगने के लिए ये लोग आए। अब मुगलों की हम बात करें, उस समय हमारे औरंगजेब भी थे। औरंगजेब ने कहा कि चलो तुम्हें अपनी गलती का है ना पता चल ही गया है कि अभी पिता जिंदा है, बेटे को अभी ज़्यादा है ना फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ तो वही बनता है, ठीक है ना। तो तुम कुछ भी कर लो, हमसे बड़े नहीं हो सकते। अंग्रेजों को ये सबक मिला, और अंग्रेजों को भी ये सीखने को मिला कि हाँ अभी एक ऐसा एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, जो कि हमें क्या कर सकता है ना, हरा सकता है। अंग्रेजों को भी लगा। तो उस समय जो हमारे अंग्रेज जो थे, इन्होंने क्या किया, मुगलों के साथ संधि करने की ना अनुमति मांगी, और अगस्त 1690 की हम बात करें, इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, और एक बार फिर क्या था, अपनी चापलूसी मक्खन लगाया औरंगजेब को कि महाराज ये दोबारा नहीं करेंगे, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, एक बार बख्श दीजिए। होता है ना कई बार, है ना, कोई गलती करते तो हम लोग बोलते हैं कि अगली बार से नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजों का ऐसा नहीं था, अंग्रेज दोबारा वही गलती करेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजों का ये नहीं था, अंग्रेज दोबारा वही गलती करेंगे, लेकिन औरंगजेब की मरने के पश्चात। अब आगे समझना कैसे। अब जब ये सारा कांड हो गया, ठीक है ना, औरंगजेब को लगा कि चलो ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। अब अंग्रेजों ने कहा कहाँ से माफ़ी यार, तुमने तो सारा का सारा तहस नहस कर दिया, किसी भी एक कंपनी तक को नहीं छोड़ा, सबको ख़त्म कर दिया तुमने, अब करेंगे क्या, है ना, हम तो खाली हाथ आए। अब तो अंग्रेजों के पास उस समय 1 रुपया नहीं था, जितना सारा पैसा जो था उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया था, और ब्रिटेन से कोई भी धन प्राप्ति की उम्मीद नहीं थी। अब औरंगजेब को लगा कि चलो ठीक है यार, मेरे गुस्से की वजह से तुम्हारी सारी की सारी कंपनी फैक्ट्री वगैरह को नुकसान हुआ, एक काम करो, लगभग उसने 1,50,000 के करीब करीब जो रुपए जो थे वो किसको दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए कि ये लो बेटा, ऐश करो, इससे कुछ अपना काम धंधा शुरू करो, और अगली बार से पिताजी से पंगा लेने की कोशिश मत करियो, है ना। अब अंग्रेजों को जब मिले ये 1,50,000 रुपये जो जैसे ही मिले, तो उन्होंने अब धीरे धीरे करके अपनी जो व्यापारिक कोठियाँ जो थी, अब खोलना तो था ही, व्यापार तो करना ही था, ठीक है ना। तो गोविंदपुर की हम बात करें, है ना, इसके अलावा एक कलिकित्ता की हम बात करें, जिसको आगे चलकर कलकत्ता नाम दिया गया, कलिकित्ता की हम बात करें, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना व्यापारिक कोठी को इसने है ना शुरू किया। सुतानाती की हम बात करें, एक क्षेत्र थे, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, जो हमारे है ना बंगाल और हमारे दक्षिण भारत से जुड़ते हुए हैं। इन सभी जगहों में इनके द्वारा क्या किया गया, कोठियाँ वगैरह स्थापित की गई। उस समय मुख्य रूप से एक वर्धमान जिला हुआ करता था, है ना, दक्षिण भारत का ही। वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शोभा सिंह। उनके विद्रोह के कारण अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान होने लगा। लेकिन अंग्रेजों की जो सूझबूझ से और औरंगजेब के द्वारा मिली छूट के कारण शोभा सिंह ने अपना विरोध जो था वो है ना बंद किया, और अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए आगे बढ़ाया। सुतानाती की हम बात करें, कलिकत्ता की हम बात करें, गोविंदपुरी नामक 3 गाँव को जो जमींदारी के रूप में क्या किया गया, इनको मिला। मुख्य रूप से अंग्रेज अब और ज़्यादा है ना प्रशस्त होने लगे, और इन्होंने अन्य कई सारी जगहों को क्या करना शुरू कर दिया, है ना, अपने व्यापारिक क्षेत्रों के रूप में बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुख्य रूप से इनके पास यही 3 जगह ही थी, सूतीनाथा की हम बात करें, कलिकत्ता की हम बात करें, या गोविंदपुरी की हम बात करें, या गोविंदपुर की हम बात करें। यही वो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ये व्यापार करने लगे थे। अंग्रेजों को लगा कि अभी भी अगर मुगल सत्ता इसी प्रकार से बनी रही तो हम दोबारा से अपना अधिकार नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कलकत्ता का क्या करने लगा, है ना, पुनरुत्थान करने लगे, और कलकत्ता की किलाबंदी ये करना शुरू कर दिया बेटा। और मुख्य रूप से फोर्ट विलियम इसका नाम रखा गया। ये जो कलकत्ता में उन्होंने क्या किया, जो अपना व्यापारिक जो कोठी जो थी वो धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश वो करना शुरू कर दिया, और फोर्ट विलियम नामक एक जो किला जो था वो किसको बनाया गया, हमारे कलकत्ता को बनाया गया, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स के रूप में चुने गए वो सर चार्ल्स चुने गए। सर चार्ल्स को क्या किया गया, यहाँ पर अब एक प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। बाद में इसका जो प्रेसिडेंट जो थे हमारे सर आयर बने, ठीक है ना। अब ये जो आयर जो थे, जैसे इनको है ना प्रेसिडेंट वगैरह चुना गया, धीरे धीरे करके इन्होंने है ना अपना जो व्यापारिक जो उत्थान जो था वो धीरे धीरे करने शुरू कर दिया।
यही वो कलकत्ता है जो कि 1774 से लेकर और 1911 तक क्या था, भारत की राजधानी बना, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई राजधानी थी, कैपिटल थी। उसके बाद इन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर दी, जो कि अभी वर्तमान तक भी है, नई दिल्ली वगैरह। ठीक है, अब इस समय तक हमारा जो ब्रिटिश जो था अब धीरे धीरे करके स्टैब्लिश होने लगा। 1607 के बाद जैसे ही हमारे मुगल सत्ता जो थी वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगी, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो अंग्रेजों का भी क्या था, और ज़्यादा उत्थान ये होने लगा। ठीक है ना, आगे चलकर हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे इन्होंने व्यापारिक वगैरह आगे बढ़ाया। अब इस समय कुछ मिशन आए थे बेटा भारत में 1698 के दौरान। नासिर की हम बात करें या नारिश मिशन की हम बात करें, सॉरी, नारिश मिशन जो था वो कहाँ से, इंग्लैंड से भारत भेजा गया था। मुख्य रूप से ये विलियम तृतीय के द्वारा क्या किया गया था, भारत भेजा गया था। ये ध्यान रखना, ये जो कंपनी जो थी जिसका नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, यही वो कंपनी थी जिसको इनके द्वारा बनाया गया था, विलियम तृतीय के द्वारा, जिसको मैंने पहले बता रखा है 1702 के दौरान क्या किया गया था, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विलय कर दिया गया था। इसके अलावा हमारे कई सारे और मिशन भी जो थे, जॉन सरमन कमीशन की हम बात करें, जॉन है, ठीक है ना, जॉन सरमन की हम बात करें 1715 के दौरान इसको क्या किया गया था, भारत भेजा गया था। मुख्य रूप से ये वो एक समूह था जो कि कलकत्ता से कहाँ भेजा गया था, मुगल दरबार भेजा गया था, और मुगल दरबार में ये सुनिश्चित किया गया था कि हमारे जो एकाधिकार जो है वो बने हुए हैं या नहीं है। मतलब क्योंकि औरंगजेब ने भी उनको है ना एकाधिकार दे ही दिया था, भारत में व्यापार करने का अधिकार दे ही दिया था। लेकिन उस समय 1715 के दौरान जो हमारे मुगल बादशाह थे जिसका नाम था फर्रुखशेर, उसके पास क्या भेजा गया, एक दूत मंडल भेजा गया, एक दूतावास के तरीके मतलब कुछ लोगों को भेजा गया कि जाओ पूछ के आओ कि भाई साहब हमारे एकाधिकार बने हुए हैं या नहीं है। अब उस समय फर्रुखशेर जो था वो बीमार हो रखा था। बताओ यार, फर्रुखशेर को था एक फोड़ा भाई साहब, खतरनाक वाला, ठीक है ना, एक दर्दनाक है ना बीमारी थी इसको बेटा, जिसको मुख्य रूप से हमारे एक ब्रिटिश एक मतलब चिकित्सक थे है ना, डॉक्टर थे विलियम हैमिल्टन। में पहले भी आपको इसका नाम बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में भी। तो विलियम हैमिल्टन की हम बात करें, इस व्यक्ति के द्वारा फर्रुखशेर का जो फोड़ा जो था वो ठीक किया गया था। कहा जाता है कि फर्रुखशेर ने विदेशों से इसके लिए डॉक्टर बुलाए थे, किसी ने ठीक नहीं कर पाया, कई सारी जड़ी बूटी इसने लगाई, भारतीय आयुर्विद्या का भी इसने सहारा लिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। विलियम हैमिल्टन ने इसका है ना फोड़ा सही किया, और ये जो विलियम हैमिल्टन जो था वो इस दूत मंडल के साथ आया था मुगल दरबार। फर्रुखशेर वैसे ही खुश हो गया कि तूने मेरा फोड़ा ठीक कर दिया, तुझे जो चाहिए ले ले। तो फर्रुखशेर ने क्या किया, गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया गया किसको, हमारे अंग्रेजों को। इसको हिंदी में कहा जाता है स्वर्णिम फरमान। इसको क्या कहा जाता है बेटा, स्वर्णिम फरमान कहा जाता है। ऑर्म नामक एक व्यक्ति थे, ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं ऑर्म, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है, इसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो हमारा एक गोल्डन ऑर्डिनेंस जो कि 1717 के दौरान अंग्रेजों को दिया गया था, किसके द्वारा, फर्रुखशेर को दिया गया था। एक लिखित रूप में प्रमाण था कि हाँ मैं लिख कर देता हूँ कि तुम्हें ये अधिकार प्राप्त है, इसको गोल्डन ऑर्डिनेंस कहा जाता है, लिखा हुआ था। अंग्रेजों को और ज़्यादा सुनिश्चित हुआ कि हाँ अब तो लिख कर भी मिल गया। पहले तो औरंगजेब ने तो है ना मौखिक रूप से हमें बोला था कि तुम व्यापार कर लो, लेकिन अभी तो फर्रुखशेर ने तो लिख कर दे दिया भाई साहब, सिग्नेचर भी किए हैं कि जाओ तुम व्यापार करो। तो बंगाल की हम बात करें, 30,000 प्रतिवर्ष के रूप में इसको है ना मुनाफा के रूप में दिया गया कि हाँ भाई साहब 30,000 रुपये हम पर ईयर देंगे और बंगाल में क्या करेंगे, हम व्यापार करेंगे। 10,000 में क्या किया गया, सूरत को क्या कर दिया गया, कर मुक्त कर दिया गया। बम्बई में कहा गया कि तुम अपनी सिक्का वगैरह है ना ढाल सकते हो। मुर्शिद कुली खां के भी समय में क्या था, कम से कम 38 गाँव जो थे वो अंग्रेजों को दिए गए थे, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। उस समय हमारे मुर्शिद कुली खां बंगाल के एक है ना नवाब के रूप में थे, मतलब राजा के रूप में थे, ठीक है ना। तो ये था हमारे अंग्रेजों की स्ट्रेटजी, अंग्रेजों की प्लानिंग। अब इस प्लानिंग में ही एक डेनिश जो एक कंपनी जो थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, डेन जो थे वो भारत में आए। इसी बीच 1616 में आए हमारे कौन, डेनिश, अंग्रेजों के पश्चात आए। 1620 में इन्होंने हमारे तंजौर में उन्होंने क्या खोली, अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो खोली 1620 के दौरान। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो दूसरी फैक्ट्री जो थी वो 1678 के दौरान, सॉरी 1676 के दौरान इनके द्वारा खोली गई, जो कि सिनबन
श्रीवनपुर नामक एक क्षेत्र जो था, श्रीवनपुर, वहाँ पर खोली गई। मुख्य रूप से इनका व्यापारिक जो कार्यक्रम जो था उतना है ना बड़ा नहीं हो पाया, और इन्होंने 1745 के दौरान जो अपनी सारी की सारी जो फैक्ट्रियाँ जो थी वो अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से क्या थे, निकल पड़े। उसके अलावा भी एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी जो कि 1731 में हुई थी। ये ध्यान रखना बेटा, ये दोनों ही कंपनियाँ अलग है। एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें, ये क्या था, कब हुई थी इसकी स्थापना, हमारे 1616 में। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1631 में, लेकिन इसने मुख्य रूप से अपना जो व्यापार जो था वो चीन के साथ रखा था, भारत के साथ उतना नहीं था। तो अंग्रेजों को इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला था। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज भी आ गए, डेन भी आ गए और स्वीडिश भी आ गया। और इसी प्रतियोगिता के दौर में एक और ख़तरनाक कंपनी जो कि अब अंग्रेज़ों को क्या करने लगी है, टारगेट करने लगी है, जिसका नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है बेटा, इसकी स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक है। यही वो लोग हैं जिन्होंने भारत में शासन करने की है ना जो दिमाग था, खतरनाक भाई साहब। भारत में जो शासन करने के जो ख्याल जो था वो फ्रांसीसी जो गवर्नर जनरल डुप्ले का ही था। ठीक है ना, डुप्ले खतरनाक आदमी था ये। तो फ्रांस के सम्राट जो कि लुई 14वां था, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया, एक कंपनी का निर्माण किया गया। हालांकि इनका खुद का ये है ना निर्णय नहीं था, इनके एक मंत्री थे, कोलबर्ट की हम बात करें, इनके द्वारा क्या था, ये इसका निर्माण किया गया था 1664 की हम बात करें, 1664 में। फ्रांसीसियों का क्या होने लगा, एक व्यापारिक जो उद्देश्य जो था वो एशिया के साथ व्यापार के लिए, क्योंकि अब मैंने बताया पड़ोसी देखने लगे थे कि किस प्रकार से व्यापार वगैरह ये कर रहे हैं, है ना। अब फ्रांसीसी देखने लगे थे कि भाई साहब अंग्रेज भी लेके आने लगे पैसा, डेनिश भी लेने आने लगे हैं, डच पुर्तगाली तो लेके आ ही रहे हैं, हम भी अब लेके आते हैं थोड़ा बहुत, हमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो 1664 के दौरान फ्रांसीसियों ने क्या की, एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया कंपनी द एंड ओरिएंटल। कंपनी द एंड ओरिएंटल नामक एक कंपनी की इनके द्वारा क्या की गई, स्थापना की गई। मुख्य रूप से एक सरकारी कंपनी थी, एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ध्यान रखना बेटा। और इसी वजह से इसका क्या हुआ, पतन हुआ भारत में। हालांकि यही एक मतलब ये मान के चल सकते हैं कि अंग्रेजों को दो ही लोगों से चुनौती मिल सकती थी, एक तो वही औरंगजेब जो कि बेचारा है ना कुदरत के करिश्मे की वजह से मर गया, और उसके अलावा ये भी भाई साहब फ्रांसीसी। इसके अलावा अंग्रेजों को चुनौती देने वाला सिराजुद्दीन दौला भी था, लेकिन धोखेबाजी के दौरान बेचारा वो भी हार गया। लेकिन फ्रांसीसी भी एक महत्वपूर्ण है ना योगदान निभाते हैं उस समय। मान के चलिए कि एक कॉम्पिटिटर के रूप में ये हमारे अंग्रेजों के बहुत बढ़िया थे भाई साहब। 1664 की हम बात करें, सॉरी 1668 की हम बात करें, 1668 की हम बात करें, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में खोली। अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में खोली थी, और फ्रांसीसियों ने भी। स्ट्रेटेजी दोनों की एक ही थी, ठीक है ना। 1669 के दौरान इन्होंने भी अपनी जो दूसरी फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में खोली थी, है ना। कितना कोइंसिडेंस है, संयोग है कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की भी और अंग्रेजों की भी और फ्रांसीसियों की भी कहाँ है, सूरत में है। दूसरी भी कहाँ है, मसूलीपट्टनम में ही है। फ्रैंको मार्टिन नामक एक व्यक्ति था जो कि 1673 के दौरान पुंडुचेरी पर अधिकार करने वाला व्यक्ति था। वल्लिंगा कोडपुरम नामक एक क्षेत्र था जिसको आने वाले समय में क्या किया गया, पुंडुचेरी के नाम से जाना जाने लगा। पांडुचेरी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया भाई साहब, ये भी ध्यान रखना। मुख्य रूप से शेर अली लोधी की हम बात करें, जो कि उस समय एक सूबेदार हुआ करता था इस क्षेत्र का। विलियाकोंडापुरम नामक एक क्षेत्र जो है, विलियाकोंडापुरम, है ना। इस क्षेत्र में क्या किया गया, जो संघर्ष किया गया शेर अली लोधी के साथ, जो कि एक मुस्लिम सूबेदार था। फ्रांसीसियों ने इसके साथ युद्ध किया और पुंडुचेरी पर क्या किया गया, अधिकार किया गया, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। पुंडुचेरी पर जब अधिकार किया गया बहुत बेहतरीन तरीके से, तो अंग्रेजों ने क्या, सॉरी फ्रांसीसियों ने क्या किया, इसको अपने एक मुख्यालय के रूप में रखा गया कि हाँ पुंडुचेरी जो है हमारा क्या रहेगा, है ना, एक मुख्यालय के रूप में रखा गया। शाइस्ता खान ने 1664 में अंग्रेजों से गुस्सा होने के बाद चंद्रनगर किसको दे दिया, फ्रांसीसियों को दे दिया, क्योंकि शाइस्ता खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शाइस्ता खान किसको पसंद नहीं था, अंग्रेजों को पसंद नहीं था, और अंग्रेजों को शाइस्ता खान पसंद नहीं था। तो शाइस्ता खान को गुस्सा आया और उसने
चंद्रनगर जो क्षेत्र जो था वो क्या कर दिया, फ्रांसीसियों को दे दिया। और चंद्रनगर में भी फ्रांसीसियों के अपने जो क्षेत्र जो थे, है ना, जो कोठियाँ जो थी उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया। 1721 के दौरान इन्होंने मॉरिशस की हम बात करें, 1725 की हम बात करें उन्होंने मालाबार की हम बात करें, और 1739 की हम बात करें करिकाल नामक जो क्षेत्र जो था वहाँ पर इनके द्वारा अधिकार किया गया। कहा जाता है कि जब पुर्तगाली के बाद जो डच, और डचों के बाद अंग्रेज, डेनिश, और उसके बाद जब फ्रांसीसी आए तो उन्होंने सबसे पहले मॉरिशस को अपना निशाना बनाया था। अंग्रेज भारत में तो बाद में आने वाले थे वो, है ना। मेडागास्कर की हम बात करें, मॉरिशस की हम बात करें, सभी जगहों को क्या किया गया, इनके द्वारा कैप्चर किया गया। मेडागास्कर में भी इन्होंने क्या किया था, अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे मेडागास्कर में। मेडागास्कर में जब विफल रहे तो उन्होंने भारत की तरफ आना क्या किया, सही समझा बेटा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक व्यापारिक कंपनी थी, है ना, फैक्ट्री वगैरह जो थी वो सूरत वगैरह में खोली थी, कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है ना। जो सूबेदार जो था, मुस्लिम सूबेदार जो था वो कौन था, शेर खान लोधी जो था, जिसके साथ युद्ध करके उन्होंने क्या किया था, पांडुचेरी को प्राप्त किया था। किसने, हमारे फ्रांसीसियों ने। ये मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो थी वो आप लोगों को मैंने बताई। अब यहाँ पर एक बहुत खतरनाक स्ट्रेटजिकल एक मूवमेंट आता है। मूवमेंट किस चीज़ का आता है बेटा, जब दक्षिण भारत में दो बड़ी शक्तियों का आपस में टकराव होता है। दो बड़ी शक्तियाँ कौन कौन, एक तो हमारी अंग्रेज और दूसरी हमारी फ्रांसीसी। अंग्रेज भी दक्षिण भारत में मद्रास में थे, और हमारे फ्रांसीसी भी जो थे वो दक्षिण भारत के जो पांडुचेरी जो है वहाँ पर थे। आप सभी को पता है कि दोनों है ना आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो व्यापारिक संघर्ष जो था वो कर्नाटक युद्ध तक किस प्रकार से बढ़ा, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किस प्रकार से बढ़ी हमारे अंग्रेजी और फ्रांसीसियों की, किस प्रकार से फ्रांसीसियों का पतन हुआ, इसके बारे में हम अगली, है ना, क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, और सेंट थॉमस का युद्ध, अंबूर का युद्ध, और वांडीवास का युद्ध क्या था, जिनके बाद कई सारी, है ना, संधियाँ हुई, ठीक है ना, जिसमें से पांडुचेरी की संधि की हम बात करें, पेरिस की संधि की हम बात करें, कुछ ऐसी संधियाँ जो थी वो यहाँ पर क्या थी, हुई थी बेटा, पांडुचेरी की हुई थी। तो अंग्रेजों और हमारे फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ उसकी चर्चा क्या करेंगे, हम आगे करेंगे बेटा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। नया चैनल है, मोनेटाइज तभी होगा, आगे तभी बढ़ेगा जब आप हमारा समर्थन करेंगे बेटा, ठीक है ना। वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज़ नहीं आ सकेगी, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के लिए संडे टू संडे, है ना, वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, है ना, यूट्यूब में। बाकी आप लोगों की क्लास जो है वो 2 तारीख से कंटिन्यू होने लगेगी, क्योंकि अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो हम लोग वाईफाई की मदद से ही क्लास को अपलोड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की क्लासेज जो थी रेगुलर वो हमारे आने वाले समय में होने लगेंगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप इस नंबर पर भी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी आज की क्लास का और पिछली क्लास का क्या कर ले सकते हैं, PDF वगैरह ले सकते हैं। चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोगों के सहयोग से ये आगे बढ़ सकता है बेटा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।